तो अगर 300 एच की बैटरी है तो हम इसको 25 स्क्वायर mm की पावर केबल यूज़ करेंगे। सब्सिक्वेंटली आप देखोगे कि अलग अलग पावर केबल्स का गेज जो है वो हमें पावर केबल्स के ऊपर ही जो है वो लिखा हुआ रहता है, मेक वगैरह लिखा रहेगा। 25 स्क्वायर mm की है, 25 की, अभी इन दिस केस ये 25 स्क्वायर mm की है। ये रेस्ट ऑफ द है जो है ये 16 स्क्वायर mm की केबल्स है। बताएं बैटरी कैपेसिटी वो है। अब स्पेयर सेल्स के बारे में जैसे बताया मैंने कि इसमें आप देखोगे कि स्पेयर सेल्स के कनेक्शंस कर दिए हैं। यहाँ पे है स्पेयर सेल का, इसकी जो चार्जिंग की वायर आ रही है ये वाली पॉजिटिव वाली हो गई, ये नेगेटिव वाली हो गई। 1 2 3 4 ये हमारा 5 ये है स्पेयर सेल्स जो कनेक्टेड है। बस मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसा रहता है कि स्पेयर सेल्स हम लगा भी देते हैं और डीसीडीपी में अवेलेबल भी रहेगा, बट हमें ये प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट के टाइम ही जो अगर हम इंश्योर कर ले कि स्पेयर सेल्स को हमें जो है डिस्चार्जिंग अरेंजमेंट भी जो है उसी समय देना है, और वो OEM के साथ में हम इंश्योर कर ले, क्योंकि स्पेयर सेल को सिर्फ हम चार्ज करते हैं और जब हमें आवश्यकता पड़ेगी इन केस ऑफ किसी कोई सेल फेल हो जाता है तो उसमें दिक्कत आती है कि पता चलता है कि वो बैटरी लोड ही नहीं ले रही है, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होना भी उसका अवेलेबल है, आवश्यक है। अभी बैटरी और IPS के प्लेसमेंट्स के बारे में हो गया। अभी हम जो है नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि पावर सप्लाई। IPS के लिए जो है हमें 230 वोल्ट AC पावर सप्लाई चाहिए। तो वो AC पावर सप्लाई अवेलेबिलिटी जैसे बताया कि हमें अप 80 डाउन 80 और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला है वो अवेलेबल होता है। अभी कुछ कुछ जगह पे मतलब रिसेंटली ये भी हो रहा है कि थर्ड फोर्थ लाइन जहाँ पे हो जाएगी तो हम उस 80 से भी जो है पावर सप्लाई डिराइव कर सकते हैं। और बेसिक रिक्वायरमेंट जो है पावर सप्लाई अवेलेबिलिटी की वो जो है मोर देन 6 आवर्स हमें जो है अवेलेबल होना चाहिए इन 24 आवर्स, मतलब IPS वर्किंग के लिए फॉर एग्जांपल। और रेस्ट ऑफ इट जो है हमारे पास में बैकअप अवेलेबल है, बट प्रोवाइडेड कि अपना बैटरी कितने कैपेसिटी का है उसके अनुसार भी ये जो है ये वैरी होगा, बट मेन रिक्वायरमेंट ये है। देन जो हम इनपुट CLS पैनल जो है CLS पैनल से जो IPS सप्लाई लेते हैं, जैसे यहाँ पे अप 80 डाउन 80 एंड दिस MACB सप्लाई इज अवेलेबल। तो इन तीनों में से सिलेक्ट होके हमें IPS को जो सप्लाई जाता है, तो इस जो सप्लाई जाने वाला है उसका यहाँ पे जो भी मेजरमेंट हम लेंगे और IPS SMPS में वो लेंगे तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉपेज रहेगा वो हमें लेस देन 30 वोल्ट्स ही होना चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें जो है डिस्टेंस एक फैक्टर रहेगा और दूसरा जो है केबल हमें एक बार रिव्यू करनी पड़ेगी जो यहाँ से हमें केबल एक्सटेंड कर रहा है। तो इसमें ये है कि RE एरिया में जैसे अप 80 अवेलेबल रहता है तो वो हम दे सकते हैं। नॉन RE एरिया है तो वहाँ पे वही है कि डीजल जनरेटर्स वगैरह उनकी अरेंजमेंट हमें करनी पड़ेगी, और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला सप्लाई है वो है। अब आते हैं जैसे हम वायर गेज की बात कर रहे हैं तो इनपुट फीडर जो है बेसिकली हमारा CLS फाइनेंस वहाँ से जो भी सप्लाई उसको आ रहा है अप 80 डाउन 80 से बेसिकली जो आ रहा है OHE मास में जो लगा रहेगा, तो उसमें ये जो आने वाली केबल है इनपुट फीडर से जो आने वाली केबल है हमारी, तो जितने भी KVA का ये 80 लगा है, 5 KVA का हो, 10 का हो या फिर देन 25 का हो या फिर 50 KVA का हो, तो उस केस में उस अलग अलग 80 ट्रांसफार्मर्स के लिए भी जो है वायर गेज हमारे डिफाइन कर दिया गया है। तो हमें वो भी प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट अपनी प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट में इवन इफ जो OHE या फिर 80 सप्लाई हो वो मेंटेन बाय और गिवन बाय द TRD डिपार्टमेंट है, बट ये हमें हमारी प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट में इंश्योर करना है कि कितने गेज के वायर यूज़ किए हैं। और इसमें जो CLS टर्मिनेशन बॉक्स है, तो इस CLS टर्मिनेशन बॉक्स में भी हमें जो अप 80 डाउन 80 सप्लाईज आते हैं जो टर्मिनेटेड होते हैं अलग अलग, अप 80 इन दिस केस अप 80 और ये डाउन 80 है, तो यहाँ पे जो इसका टर्मिनेशन रहेगा तो उसमें भी यू चेक करना है कि फ्यूज़ प्रोवाइड किए गए कि क्या है। अगर फ्यूज़ प्रोवाइड किए गए हैं तो उसकी रेटिंग क्या है, कितने एम्पियर का है, या फिर वो जो है TRD के इसमें गेज में नापते हैं कि उसका SWG कितना होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज जो है वो कितना होता है, वो भी हमें इंश्योर करना है। देन जो ये अप 80 डाउन 80 सप्लाई देता है तो वो कमर्शियल फीडर लोड टोटल कितना है, और इलेक्ट्रिकल लाइटिंग जो है स्टेशन रूम्स डेडिकेटेडली सिग्नलिंग सिस्टम के लिए रहती है, बट कहीं पे उस पे भी अगर दिया हुआ है तो जो है अपने पास में बैलेंस कितना अवेलेबल रहेगा फॉर सिग्नलिंग सप्लाई उसका कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा।
ये MCB स्विच जो बताया गया है यहाँ पे, ये वाला, इसकी रेटिंग अभी इन द पिक्चर जो दिया गया है, ये 150 एम्पियर का जो है CLS ऑटो चेंज ओवर है। तो इस MCB की रेटिंग क्या है, अपने लोड के अनुसार वो होनी चाहिए। 63 एम्पियर का यूजुअली इसकी रेटिंग रहती है, तो वो इंश्योर करना है हमें। DG सप्लाई जहाँ पे नॉन आर एरिया हो या फिर मेजर आ रहा हो, तो उसमें भी जो है KVA कैपेसिटी और जो चेक्स एंड बैलेंसेस करने हैं ये रहेगा, इसमें प्रॉपर वर्कमैनशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट बताया कि ये पावर सप्लाई के बारे में हो गया। नेक्स्ट बताया कि अर्थिंग। अर्थिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी इक्विपमेंट को मतलब प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली, और इन दी टर्न जो है अपना सिग्नलिंग सिस्टम गियर्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो हमें इंश्योर करना है कि जो भी हम अर्थिंग दे रहे हैं IPS को, वो लेस देन 1 ओम होनी चाहिए। एंड सेकेंडली, अभी जो अर्थिंग का एक सेपरेट टैन भी है अपने पास में, तो जो भी IPS का प्रोटेक्शन बॉक्स है, और ये जो मेन आ रहा है, मेन अर्थिंग बस बार से आ रहा है, पेरीमेट्रिक अर्थिंग से आ रहा होगा या फिर IPS से सेपरेट अर्थ से होता है आ रहा होगा, तो इसका MEBB जो हम कहते हैं इसको, मेन इक्वी पोटेंशियल बस बार, और जो IPS प्रोटेक्शन बॉक्स है, इनमें जो है 0.5 से ज़्यादा अंतर, 0.5 मीटर से ज़्यादा जो है अंतर वो होना नहीं चाहिए। तो वो ये हमें चेक करना है। अर्थिंग का एक सेपरेट टैन है, बट इन केस ऑफ द IPS हमें ये इंश्योर करना है कि ये 0.5 प्रोटेक्शन बॉक्स में जो है वो मेंटेन रहे, 0.5 एज अ वर्टिकल डिस्टेंस आई एम सेइंग। और इसके बाद में सबसिक्वेंटली जो भी हमने IPS के इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, जैसे SMPS पैनल हो, ACDP पैनल हो या DCDP पैनल हो, तो इनमें जो है अलग अलग पावर रैक्स को जो अर्थिंग के कनेक्शंस जा रहे हैं, तो उसकी भी जो है कैपेसिटी दी गई है। 16 स्क्वायर mm की वायर होनी चाहिए। DG सेट्स को जा रहे हैं तो 16 स्क्वायर mm, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस हो तो उसमें 16 स्क्वायर mm की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इसमें देखेंगे तो जैसे ये SMPS पैनल है, तो ये जो है BRC, ये EI इंस्टॉलेशन है। तो बॉन्डिंग रिंग कंडक्टर से जो यहाँ पे इक्विपमेंट में लगा हुआ है, यहाँ से आते हुए ये जो इक्विपमेंट में वायर लगी है यहाँ पे, तो ये 16 स्क्वायर mm की वायर है, ये 16 स्क्वायर mm की होनी चाहिए। ये इंश्योर करना है जब भी वायरमैन वायरिंग कर रहा है, जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो हमें चेक करना है कि प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट भरते हुए भी, और इंश्योर करना है इसके ऊपर देख के कि हाँ ये 16 स्क्वायर mm की वायर ही लगी है। यहाँ पे भी ये वायर यहाँ से आई है, यहाँ पे पहले जो है ACDP पैनल में लगी, ये SMPS पैनल है, ये इस पैनल का बैक साइड है, ये जो है ACDP का बैक साइड है। तो ACDP पैनल में यहाँ पे लगी है, तो ये 16 स्क्वायर mm की होनी चाहिए। और जो यहाँ पे जा रहा है, मेक श्योर कि यहाँ पे इसको ब्रेजिंग हो, नट बोल्टिंग ना हो BRC पे, तो वो हमें इंश्योर करना है। आगे सेकेंड इन पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइसेस ये कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन, जैसे SPD बॉक्स बताया, तो SPD इस केस में जैसे हमारा क्लास A प्रोटेक्शन रहता है, क्लास B क्लास C प्रोटेक्शन रहता है, तो IPS की केस में जो है क्लास B प्रोटेक्शन हमारा जो आता है, जहाँ पे 230 वोल्ट हमारा आता है, ये जो CLS से आने वाला था सप्लाई, और ये अपना आउटगोइंग इक्विपमेंट को जाने वाला है। तो CLS से जो आने वाला है उसके यहाँ पे हम फ्यूज़ लगाया, उसके बाद में जो है कि दो प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे लाइन और न्यूट्रल में, फेज और न्यूट्रल में देते हैं क्लास B प्रोटेक्शन, और न्यूट्रल और अर्थ में देते हैं। तो ये जो दो है हमारे वो इंश्योर होने चाहिए प्रोटेक्शन बॉक्स में। देन क्लास C प्रोटेक्शन आता है, SMPS पैनल जो होता है उसमें देते हैं हम, जहाँ पे 230 वोल्ट आता है। एंड देन क्लास C इक्विपमेंट, क्लास D इक्विपमेंट वाइज जो आता है कि ACDP पैनल में रहेगा, जहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मर्स का आउटपुट हो, DCDP पैनल में अलग अलग कन्वर्टर्स का जो हमारा आउटपुट रहेगा, उसमें हमें ये देना रहेगा। तो ये लाइटनिंग प्रोटेक्शंस, ये देखिए आप SPDs लगे हुए हैं यहाँ पे, ये जो है इंडिकेटिव टाइप SPDs है, जो मतलब इसमें क्या है कि ये ग्रीन है, मतलब दिस SPD इज़ ओके। जब भी कोई फॉल्ट आएगा या फिर सर्ज आएगा तो ये वर्क करेगा, तो उस केस में ये फ्लैग्ड रेड हो जाएगा, मतलब सर्ज यहाँ से जो है वो पास हो चुका है उस हिसाब से, और ये रेड हो जाएगा। एक चीज़ है कि इन सभी जो हम SPDs लगा रहे हैं, तो इसमें हमें प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट का एक ये भी आइटम हमें इंश्योर करना है कि ये जितने भी SPDs है यहाँ पे भी लगे हैं, प्लस यहाँ पे IPS SPD बॉक्स के लगे, यहाँ पे आप देखोगे तो इनका PFC कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल रहने चाहिए, और ये PFC कॉन्टैक्ट जो है हम वो जो है डेटा लॉगर में वायर होने चाहिए।
इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड ट्रेनिंग, ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हमें ही जो है वो फॉल्ट फाइंडिंग के लिए थोड़ा बहुत ट्रेसिंग आउट जो करते हैं, तो उसमें हमारे पास में मैनुअल आईपीएस का अवेलेबल हो, बेसिक चीज़ें हमें पता हो, सब ओईएम पे डिपेंड ना होते हुए एएमसी के लिए आएगा तभी काम करेंगे ऐसा नहीं है। तो हमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस करने आने चाहिए इसमें। देन ट्रेनिंग जो है, मेक श्योर कि जो भी आईपीएस इंस्टॉलेशन हो रहा हो उसकी आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर लें। देन नेक्स्ट पार्ट है कि इसमें लोड जो भी हम जिस भी आईपीएस इंस्टॉलेशन करें, जिस भी इंस्टॉलेशन में गियर में दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या लोड है, हमें पावर सप्लाई किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बाइफर्गेशन सेग्रीगेशन करने कैसे करना है। एक्सेल काउंटर्स हो तो ए सेट बी सेट के लिए अलग हो, अप और डाउन के लिए अलग हो, रिले इंटरनल के लिए हो, रिले इंटरनल के लिए N+2 मॉडल्स जो यूज़ करते हैं वो हमें इंश्योर करना है कि उसे उसके अनुसार है कि नहीं। स्पेयर सेल्स वाला डीसी डीसी कन्वर्टर अवेलेबल है कि नहीं, ट्रांसफॉर्मर्स अप सिग्नल्स डाउन सिग्नल्स वो अलग अलग हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करें कि सेग्रीगेशंस हो, और जो भी हमने अलॉट किया हुआ है तो वो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू सेट की हुई है डीसी डीसी कन्वर्टर की, रिले इंटरनल 2432 का है, तो सपोज हम उसको जो है 28.30 कर रहे हैं, तो ऑल दी अदर अगर हमारे 4 डीसी डीसी कन्वर्टर्स है रिले इंटरनल के, तो सभी का जो है वोल्टेज अपना 28.3 के होना चाहिए। प्लस इन सभी का जितना भी लोड हो अपना, हम जो सर्किट में जब कनेक्ट करेंगे तो उसका लोड शेयरिंग प्रॉपर होना चाहिए। अगर 4 एम्पियर का लोड है तो एवरी डीसी डीसी कन्वर्टर जो है 1 एम्पियर का लोड जो है वो लेना चाहिए उसमें। सिमिलरली ऐसे ही हम सभी डीसी डीसी कन्वर्टर्स का जो है वोल्टेज एडजस्टमेंट और सेग्रीगे लोड शेयरिंग उसका इंश्योर करना है। सेम ऑन द ट्रांसफार्मर साइड एज वेल, कि जो भी कैपेसिटी का हमने ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है वो सही कैपेसिटी का है कि नहीं, उसका करंट कितना है, रेटिंग कितना है, वो सब हमें यहाँ पे चेक करना है। देन ये आता है एसएमपीएस में सेट करने वाली बातें आती है कि जैसे आईपीएस अपना 230 वोल्ट उसको इनपुट देते हैं, तो हाई और लो वोल्टेज वो कितने पे कट ऑफ होना चाहिए, एसएमआर का सप्लाई जो है वो कट ऑफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर ओवरलोडिंग हो गया, ओवर वोल्टेज हो गया तो वो एसएमआर पे अफेक्ट करेगा। इसीलिए सीएसयू जो होता है या डीएसयू जो बोलते हैं हम उसको, तो उसमें हम प्रोग्रामिंग सेट करते हैं, कुछ फैक्ट्री लेवल की सेटिंग होती है, और यहाँ पे फिर हमें साइट स्पेसिफिक जो है साइट पे आने के बाद में हम उसको सेटिंग्स कर देते हैं। तो ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट जो है हमें इंश्योर करना है। बैटरी कैपेसिटी वहाँ पे उसमें सेट करने का ऑप्शन रहता है, या फिर बैटरी चार्जिंग जो होगी हमारी, तो वो किस रेट पे चार्जिंग होगी, 10 एम्पियर से चार्ज होगी या 20 एम्पियर से चार्ज होगी, वो हमें इंश्योर करना है। और ये बाकी उसके लोड कैलकुलेशंस हैं। इनपुट फीडर एट फुल लोड कैपेसिटी, जैसे कि मतलब हमने इंस्टॉलेशन चालू कर लिया है और 230 वोल्ट हमारा जो है अप 80 से प्राइमरी आ रहा है, तो मैक्सिमम जो करंट इसमें कि अपना जो 230 वोल्ट यहाँ से आ रहा था, जैसे 240 वोल्ट सपोज हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोड पे वोल्टेज जो है सप्लाई थोड़ा कम हो जाएगा। तो जैसे 225 वोल्ट या 228 वोल्ट होना चाहिए, वो देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो मतलब लोड पे आने के बाद में सप्लाई जो है 160 वोल्ट्स के जो है नीचे चला जाएगा। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आता है कि जहाँ पे एमएससीबी रिलायबल नहीं है। एमएससीबी जैसे हम यूजुअली बोलते हैं एक सिंपल टर्म में कि एमएससीबी जो है लोड नहीं ले रही है, तो ये हमें इंश्योर करना है। फुल लोड पे भी ये भी चेक जो है बिफोर इंस्टॉलेशन कमीशनिंग हमें वो चेक करना है। अभी लास्ट में आते हैं कि जो अलार्म्स मैंने बताया कि अभी हमने प्लेसमेंट्स देखा आईपीएस का, बैटरी सेट, देन सप्लाईज के बारे में देखा, अर्थिंग एंड लाइटिंग प्रोटेक्शन चेकलिस्ट में कैसे होना चाहिए वो देखे, देन लोड डिटेल्स वो देखा है। अभी लास्ट में सब इंस्टॉलेशंस हो जाने के बाद में सब एवरीथिंग हैज़ बीन इंश्योर्ड। अभी हमें कम्प्लीटली कमीशनिंग जैसे करने से पहले, सिस्टम को ऑन करने से पहले, रेलवे सिग्नलिंग को देने से पहले आईपीएस का जो है पीएफसी कॉन्टैक्ट, जैसे एसपीडीज का बताया हमने, देन एसीडीपी हो आपका, डीसीडीपी पैनल के हो, देन एसएमपीएस में एसएमआरस हो, ये सभी को जो है कॉल एसएनटी वाला मेन जो है मेंस फेल हो,
तो ये सभी अलार्म हमें इंश्योर करने हैं कि वो वर्क कर रहे हैं। ये अलार्म इंश्योरेंस की दो स्टेजेस है। एक तो अपना जो आईपीएस स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल रहता है, हर आईपीएस के साथ में आता है स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल, और सेकेंडली जो है डेटा लॉगर और इसका प्लस एसएमएस जनरेशन। ये देन एंड देयर जो है इसका वैलिडेशन डेटा लॉगर का कर लेना है और वो वहीं पे इंश्योर करना है, और मेक श्योर कि उसके ऑब्जर्वेशन हम इसमें नोट करें। इफ़ एनी डिफिशियंसीज आर फाउंड देन एंड देन उसको अटेंड करके जो है तभी ही हमें कमीशनिंग की ओर उसको बढ़ना है। और ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑफ द आईपीएस, ये मीन टाइम बिटवीन द फेलियर कितना है, एमटीटीआर रेशो उसका कितना है, ये इसका कैलकुलेशन रहेगा। और सब कुछ इंश्योर हो जाने के बाद ही जो है यहाँ पे ओईएम का सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पे जो है अपना रेलवे स्टाफ का सिग्नेचर रहेगा। एक और है इसमें कि जो भी हमने ऊपर जितने भी पॉइंट्स देखे थे उसमें जो है समराइज करने के लिए एक दिया हुआ है। चेक द फीडर कैपेसिटी कितना है, इनपुट लोड कितना है, और फुल लोड पे कितना आता है वो हमें चेक करना है। कैलकुलेशन इनपुट फीडर साइज़ कितने हैं, बैटरी के वायर का गेज कितना है, एमसीबी की रेटिंग कितनी है, ये सब चीज़ें हैं एक समराइज़ करने के लिए। एक इसमें मोटा मोटा चीज़ें इसमें दी गई है, बट मेन इन डिटेल जो है प्री कमिशनिंग चेकलिस्ट हमें जितने भी ऊपर पॉइंट देखे हैं, ये 4 मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स उसके, वो सभी हमें 1 बाय 1 रिगरसली और फेथफुली उसको भरना है, सो दैट जो है कि हमारा आईपीएस का इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो और उसमें बाद में लोड बढ़ने के बाद में कोई जो फेलियर्स आते हैं वो नहीं होना चाहिए। अर्थिंग्स उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, पीएफसी कॉन्टैक्ट्स उसके प्रॉपर वर्किंग होने चाहिए। इसके बारे में हमें सब कुछ इंश्योर करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्री कमिशनिंग चेकलिस्ट। थैंक यू।